जय हिंद। आपका स्वागत है। मैंने जैसे कि बोला था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। सिविल सॉइल मैकेनिक्स का थर्ड ईयर में जो हमारा ये सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, या जिसे बोलते हैं हम लोग मृदा यांत्रिकी, तो उसके कुछ चैप्टर वाइज मैंने तैयार कर रखे हैं कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि परिचय में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो बन सकते हैं। और इनमें से मैं यकीन दिलाता हूँ बस इन्हीं में से पढ़ के जाइएगा और आप बिल्कुल पास हैं, ये समझ लीजिए। कोई और चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इससे बाहर आने का नहीं है पेपर। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखा है मृदा और मृदा यांत्रिकी को समझाइए। यहाँ आपके साफ साफ बुक में लिखा हुआ है कि मृदा क्या चीज़ होती है। अगर आप चाहते हैं मैं इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊँ या इन क्वेश्चन को भी बताऊँ कि क्या चीज़ क्या होती है, तो मैं सारी चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। पर आप पहले कमेंट और सब्सक्राइब करिए और सारी चीज़ें होती रहेंगी अभी। ठीक है ना, अभी तो बस शुरुआत है, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। फिर सेकंड चैप्टर में देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ। पहले चैप्टर, चलो पहला चैप्टर से लेके चलते हैं। तो पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन है मृदा और मृदा यांत्रिकी को समझाइए। बहुत सिंपल सा है, मुझे लगता है आप कर लोगे। नहीं आता तो मुझसे पूछिए, मैं करवा दूंगा। ठीक है, फिर सेकंड जो हमारा जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो आता है मृदा की भूवैज्ञानिक उत्पत्ति और भूवैज्ञानिक चक्र क्या होते हैं। ठीक है, उसे बताना है हमें। भारत का मृदा मानचित्र को समझाइए। भारत का मानचित्र का मतलब यहाँ पे यह है कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है। ठीक है, हमें बस वही समझाना है कि मिट्टी कौन सी तरीके की क्या प्रॉपर्टीज़ कंटेन करती है, क्या उसके गुण होते हैं, वही सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। फिर दूसरा चैप्टर आ जाता है मृदाओं के भौतिक गुण। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो है मृदा प्रवस्था और प्रवस्था आरेख को समझाइए। मृदा प्रवस्था हम लोग को पता है कि क्या होता है कि सॉइल को कौन कौन से फेज़ में या प्रवस्था में हमने बांट रखा है। एक होता है आंशिक, होता है संतृप्त। तो यह चीज़ हमने पढ़ रखी है। ठीक है, और नहीं पढ़ रखी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा महत्वपूर्ण संबंध बताइए। महत्वपूर्ण संबंध का मतलब ये है, यहाँ पे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी हिंदी में बोलते हैं, जैसे रंध्र अनुपात और पोरोसिटी का हमारा सदृढ़ता होता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। जलांश क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है मृदा पिंड के घनत्व अथवा एकांकर भार समझाइए। बहुत सिंपल है, पूरे का पूरा बिल्कुल साफ साफ उसमें डेफिनेशन दे रखी है बुक में। बुक पढ़ते हैं तो बुक में आपको मिल जाएगा ये चीज़। ठीक है, फिर ये वाला जो रिलेशन है, चौथा वाला जो क्वेश्चन है विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व सूचांक और ई जी एंड एस आर। ये जो ई जी एंड एस आर है, बोले तो हमारा ई क्या होता है हमें पता है, वॉइड रेशियो है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और एस आर है हमारा क्या, एस आर क्या है बच्चों बताइए। ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एस आर है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, तो इस पे हमारे एक रिलेशन आएगा ही आएगा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। फिर आते हैं तीसरे वाले चैप्टर में मृदाओं का वर्गीकरण एवं पहचान। फिर हमारा जो तीसरा वाले में क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है जलांश ज्ञात करने की विधियों को समझाइए। जलांश ज्ञात करने की विधियों का इनका मतलब है पिक्नोमीटर, अवन ड्राई मेथड, जैसे भट्टी में गर्म करके जो मेथड था। ठीक है, रैपिड मॉइस्चर मेथड था एक, शायद रैपिड मॉइस्चर था, या फिर उसके बाद था एक स्प्रिट वाला। ठीक है ना, स्प्रिट वाली विधि थी जिसमें हम लोग स्प्रिट जलाते हैं मिट्टी मिला के, वही सारी चीज़ है इसमें। ठीक है, फिर आता है पिक्नोमीटर और विशेष गुरुत्व ज्ञात करना। क्या मतलब पिक्नोमीटर से विशेष गुरुत्व कैसे ज्ञात करते हैं उसकी विधि को हमें समझाना है यहाँ पे। फिर तीसरा इसके अंदर बनता है चलनी विश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ये आएगा, ये समझ लीजिए, और इसके चरण समझाइए कि कौन कौन से स्टेप में हम इसे कंप्लीट करते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन बनता है स्टॉक का नियम और हाइड्रोमीटर विश्लेषण समझाइए। यह हाइड्रोमीटर वाला आ चुका है, शायद पिछले साल या पिछले साल से पिछले साल आ चुका है ये। ठीक है, फिर पांचवा है यहाँ पे अटरवर्ग की सीमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आया है और इस बार भी आएगा, ये समझ लीजिए। अटरवर्ग की सीमाएं आना ही आना है। अटरवर्ग की सीमाएं आपको याद करके जानी है, कौन कौन सी होती हैं, तीन हैं, वो यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। यूएस ब्यूरो गणतंत्र वर्गीकरण प्रणाली और MIIT वर्गीकरण पद्धति समझाइए। ठीक है ना, थोड़ा हिंदी में वीक हूँ तो थोड़ा सा चल जाएगा, अगर कुछ थोड़ा सा कुछ उधर उधर निकल जाए। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, बाकी ये पढ़ लीजिएगा, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर MIT वाला आ चुका है, बस 2 लाइनों का है, इसे पढ़ लेना,
MIT वाला जो आ चुका है। US ब्यूरो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर इसे पढ़ लेना, आने के चांसेस काफ़ी हैं। फिर आता है हमारे यहाँ पे सुगतट्या चार्ट, जिसे प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं, और भारतीय मानक वर्गीकरण पद्धति समझाइए। यहाँ पे IS क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आगे। ठीक है, और इसमें हमारा चौथा चैप्टर चालू हो जाता है। चौथा चैप्टर यहाँ पे चालू होता है मृदा के माध्यम से जल का प्रवाह, ठीक है। बोले तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, ठीक है, सॉइल में से कि पानी हमारा कैसे निकलता है। तो यही है परगम्यता जिसे कहते हैं। परगम्यता क्या होता है? पानी अपने अंदर से बहाने की जो गुण होती है मिट्टी के अंदर, उसी को परगम्यता कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में परमिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसके प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम सारी चीज़ें लिख देंगे। जैसे कि हमारा साइज़ पे भी निर्भर करता है। सैंड है, कौन सी हमारी सॉइल है, सैंड है या क्ले है। क्ले में जो है परगम्यता कम होगी, या बोलेंगे परमिलिटी कम होगी, पानी देर में छन के नीचे जाएगा, ठीक है। वही सारी चीज़ है। और जो दूसरा बनता है वो डार्सी का नियम समझाइए। डार्सी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद करके रखिए। डार्सी का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। स्थिर शीर्ष परीक्षण और परिवर्तन शीर्ष परीक्षण को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्थिर या परिवर्तित शीर्ष पे एक क्वेश्चन आने का है, ठीक है। पांचवा है प्रभावी प्रतिबल। पांचवा चैप्टर जो है प्रभावी प्रतिबल है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, वो है अधोभूमि प्रतिबल को समझाइए। मतलब अधोभूमि जो प्रतिबल होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक इफेक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, वही है ये, ठीक है। चलिए फिर 6 चैप्टर पे आ जाते हैं। मृदा का विरूपण अथवा विकृति। विरूपण बोले तो विरूपण डिफॉर्मेशन, और विकृति बोले तो स्ट्रेन, ठीक है ना। फिर इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है वो संघनन और संघनन को समझाइए एवं संघनन परीक्षण स्पष्ट करिए, ठीक है ना। जिसे कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन इंग्लिश में बोलते हैं, वही चीज़ हमें समझानी है, ठीक है। फिर संघनन गुण और उठना, जिसे हीविंग बोलते हैं, उसे समझाइए, ठीक है। संघनन गुणांक एक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा है, ठीक है। तीसरा आता है मृदा दाब एवं इनके प्रकार समझाइए। मृदा दाब कौन कौन से तरीके के होते हैं, अर्थ प्रेशर जिसे बोलते हैं, लेटरल प्रेशर, वो सारी चीज़ें होती हैं ना, वही आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। फिर आता है रैनकाइन मृदा दाब सिद्धांत और इसकी मूल्य मान्यताएं समझाइए। मान्यताएं का मतलब क्या होता है कि मान ली गई हैं चीज़ें, जैसे ऑब्जेक्शन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, एजप्शन है ये। रैनकाइन पे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा सिद्धांत के ऊपर या मान्यताएं के ऊपर, ठीक है। या हो सकता है पूरा सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। फिर 7 चैप्टर पे हम लोग आते हैं। 7 चैप्टर है इसमें मृदा की अपरूपण सामर्थ्य, ठीक है। अपरूपण सामर्थ्य बोले तो बियरिंग कैपेसिटी। पहला इसमें बनेगा क्वेश्चन मृदा अपरूपण सामर्थ्य और विराम कोड समझाइए। विराम कोड आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। बुक से देख लेंगे, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी, पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे सॉल्व। और इसमें से कहीं से बाहर से आने का नहीं है, सब इसी में से आएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका ये 35+ आप मारेंगे अगर मैं ये जो क्वेश्चन है सारी ही करके जाएंगे। अगर डाउट है किसी में भी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स से भी कोई भी डाउट हो, ठीक है ना। फिर हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, मृदा की अपरूपण सामर्थ्य। तो पहला है इसमें क्वेश्चन जो बनेगा मृदा अपरूपण सामर्थ्य और विराम कोड समझाइए। अपरूपण सामर्थ्य क्या होती है वही हमें समझाना है। बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या होती है। फिर सेकंड आता है इसमें कूलम और कूलम का नियम और कूलम के समीकरण का आधारित वक्र को खींचिए। कूलम का नियम समझाना है और कूलम के आधार पे हमारे कौन कौन से वक्र बने हुए हैं वही हमें समझाना है इसमें, ठीक है। फिर आता है सीधा अपरूपण परीक्षण, अविरुद्ध संपीड़न परीक्षण, बेन शियर टेस्ट, जो ये है ना बेन अपरूपण परीक्षण, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट, कन्फाइंड शियर टेस्ट, या कन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, और एक बेन शियर टेस्ट आता है ना। इसी के इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या एक पूरे का पूरा प्रोसेस आपको बताना होगा। इन तीनों में से एक आपका टेस्ट आने का ही आने का है, ये समझ लीजिए, ठीक है। फिर आता है हमारा 8 चैप्टर जो है संघनन, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, सेम वैसा ही है। संघनन और संघनन के जो हमने पीछे पढ़ा उसी पे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, तो वैसा ही है। आवश्यकता क्या है, क्या लाभ है, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल, जो अगर कॉम्पैक्टेड है और अनकॉम्पैक्टेड है, ठीक है, वो भी हम इसमें देखेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा।
OMC, ऑप्टिमियम मॉइस्चर कंटेंट जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ आपको इसमें समझानी होगी। फिर आता है संघनन को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला तो हो गया स्ट्रक्चर, सॉइल कौन सी टाइप की है, सॉइल का साइज़ क्या है, सॉइल का शेप क्या है, वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है संघनन करने की विधियाँ, एक होता है हस्त विधि होता है, एक यांत्रिक विधि होता है। तो हस्त विधि में हम लोग क्या कहते हैं, एक रैमर लेते हैं या दरमुट लेते हैं, उसी से मिट्टी को ठोक के उससे हम लोग क्या करते हैं, संघनन कर देते हैं उसका, या कॉम्पैक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसमें हाथ वाले में मैंने बताया रैमर वाला होता है, ये जिसे कहते हैं दुरमुट वाला। फिर आता है यांत्रिक, यांत्रिक विधि के अंदर रोलर आता है, वाइब्रेटर आता है और दुरमुट आता है, जो हमारा मैकेनिकल वाला होता है, मैकेनिकल बोले तो मशीन वाला, ठीक है। फिर इसमें आता है प्रॉक्टर सुई विधि, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। वरना ये सारी चीज़ तो आने की यहाँ नहीं है। जो मैंने टिक लगा रखी है वो मैंने टेस्टों में दिया था, वो आपको देखना नहीं है कि आप सोच रहे हो ये टिक लगा रखा है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान मत देना, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 9 चैप्टर में, इसका नाम है मृदा अवनीश्वर, जिसे इंग्लिश में मुझे नाम याद नहीं है पर देख के बता दूंगा आपको। फिर पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, अवीक्षण और मृदा अन्वेषण की विधियों को विस्तार से समझाइए। ये भेदन वाला, ऑगर वाला और ये पानी से जेड भेदन, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। सेम जैसे हमारा नल का हम लोग वो करते हैं ना, जैसे हम लोग नल के लिए हम लोग भेदन करके हम लोग पानी निकालते हैं, वो एक तरीके से बोरिंग जैसे खोदते हैं, उसी की तरीके की सारी चीज़ें हैं। ऑगर वाला, ऑगर जिसे बोलते हैं, ऑगर वाला वो होता है जैसे कि हम लोग खेतों में अगर हमें कोई पौधा गड़ाना होता है तो एक तरीके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग खोदते हैं, ठीक है। अगर वो भी चीज़ समझनी है, चारों को चारों समझना है, एक तरीके से टेस्ट है ये चारों को चारों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता दूंगा अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इसके बारे में तो बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। फिर इस पर जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो गहरी खोज अथवा साउंडिंग विधि को स्पष्ट करिए। गहरी खोज क्या होती है और साउंडिंग विधि क्या होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 10वें चैप्टर पे जिसका नाम है मृदा की धारण क्षमता, ठीक है। धारण क्षमता पे आ जाते हैं। फिर इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है मृदा की धारण क्षमता और धारण क्षमता के प्रकार को, प्रकार और इसके महत्व समझाइए, ठीक है। किस तरीके क्या धारण क्षमता होती है, धारण क्षमता के प्रकार क्या क्या होते हैं, महत्व क्या होते हैं, वही सारी चीज़ इसमें बतानी है, ठीक है। गणनाओं द्वारा मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करना, एनालिटिकल मेथड जिसे बोलते हैं, वही चीज़ है। जैसे तरजागी के जो वो हैं फॉर्मूले, वही इसमें बताने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएगा, हर साल आया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस पे ध्यान देना है सेकंड वाले पे। फिर आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। चलिए थर्ड वाला क्या है हमारा, प्लेट भार परीक्षण, गुरुत्व भार विधि, प्रतिक्रिया भारण, मानक भेदन परीक्षण को स्पष्ट करिए। ये सारे के सारे टेस्ट हैं। टेस्ट तो ये समझ लीजिए आपको पढ़ के ही जाना है, बिल्कुल रट के जाना है, ये समझ लीजिए। सारे के सारे टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। टेस्ट को ऐसे पढ़ना है कि ये समझ लो कि आपने धो डाला है। आपके पॉलीटेक्निक में कुछ नहीं होता है, सिर्फ टेस्ट ही मेन होते हैं। इसी वजह से आप लोग बीटेक की टक्कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, और उन लोगों का थ्योरेटिकल स्ट्रांग होता है। तो प्रैक्टिकल हमेशा ऊंचा माना जाता है थ्योरेटिकल से। तो हम लोग सारे के सारे टेस्ट बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 11 चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग। तो इस पर क्या है, नींव इंजीनियरिंग। इस पर एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नींव और नींव के कार्य, नींव के प्रकार, ठीक है ना। नींव कितने तरीके की होती है हमें पता है, गहरी और उथली, जिसे कहते हैं डीप फाउंडेशन एंड सैलो फाउंडेशन। किस तरीके की होती है, क्या काम है नींव का। नींव का काम है सुपर स्ट्रक्चर का लोड हमारा सब सॉइल में ट्रांसफ़र करना, जिसे अपमृदा कहते हैं। अपमृदा में हमारा सब स्ट्रक्चर का जो हमारा भार होगा वो अपमृदा में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये हमारा नींव का काम होता है। नींव के प्रकार कौन से होते हैं, यही है हमारा, एक स्थूल आ जाता है, एक गहरी आ जाती है। फिर गहरी में हमारी कई तरीके की होती हैं, पाइल फाउंडेशन होती है, बेल फाउंडेशन होती है। जैसे बेल फाउंडेशन का क्वेश्चन बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। वो तो बहुत ही सरल चीज़ है, क्योंकि आप लोग आगे पीछे वाले उसमें सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके होंगे। जैसे हम लोग शायद बिल्डिंग मटेरियल में था कि नहीं था, नहीं था, बिल्डिंग मटेरियल में नहीं था, पर आप पढ़ चुके हैं इसे, ठीक है। अब आ जाते हैं 12th वाले चैप्टर में, ज़मीन सुधार तकनीक। अगर हमारे ज़मीन मुताबिक नहीं है हमारे, तो हमें उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अगर हमें वहीं पे बनाना है, मिट्टी हमारे लायक नहीं है, हमारे जो स्ट्रक्चर बनना है, तो हम उसमें क्या ऐसा ट्रीटमेंट करें, वही सारी चीज़ें हमारे इस वाले चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो है
मृदा स्थिरीकरण की विधियाँ को समझाइए। कौन कौन सी विधि होती हैं उसका स्थिरीकरण करने के लिए, स्टेबलाइजेशन करने के लिए। कैसे उस मिट्टी को अगर ढीली है तो उसे सख्त बनाएं कि स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो हमें अपने इंजीनियरिंग पर्पस के हिसाब से मिट्टी को सुधार करते हैं उसमें। तो पहला आता है यांत्रिक स्थिरीकरण, फिर आता है सीमेंट और चूना। ये सारी चीज़ें हम लोग एग्री या एडमिक्सचर जिसे बोलते हैं मिलाते हैं हम लोग अपने मुताबिक मिट्टी को बनाने के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है मृदा नेलिंग समझाइए। मृदा नेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को ही बढ़िया तरीके से कर लेना है, ठीक है। और बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चाहेंगे तो इस पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन समझाऊंगा और आपको बस यही करना है और किसी पे लेना देना नहीं है। एक बार मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। इंग्लिश में मैंने बना रखे हैं इसी के, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए। इंग्लिश में इस तरीके से बना रखे हैं, सेम वही क्वेश्चन है पर बस इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद और जय सिविल। मिलते हैं अगली वीडियो में।